अभी तक हम इस चैप्टर में देख चुके हैं, क्या क्या देख चुके हैं। हम देख चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं, उसके बाद उसका समीकरण क्या होता है, उसको समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हमने देखा सबसे पहले संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, फिर उसके बाद देखा वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। ये 5 टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं अभी तक, इसमें छोटे छोटे डीप में एग्जैक्टली पूरी चीज जो है वो कवर हो जाएगी इन 5 टॉपिक में। कुछ रिएक्शंस थी जो कि बैलेंस करना थी, जो कि संयोजन और वियोजन के उदाहरण भी थे, वो रिएक्शन हमने कल देखी। आज जो हम देखने वाले हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं के दूसरे प्रकार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वो प्रकार है ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं और ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रियाएं, है ना। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी, रासायनिक अभिक्रियाएं। अपन ने देखा तो अपने आसपास बहुत सारी अभिक्रियाएं चल रही हैं, तो उसको जो है वो अलग अलग भागों में डिवाइड कर लिया हमने उनकी विशेषताओं के आधार पर। जैसे अगर दो आपस में यौगिक जुड़कर एक उत्पाद बना रहे हैं, तो वहां बोले भैया। पर उसको हम संयोजन रासायनिक अभिक्रिया बोल रहे थे। और यदि हम बात कर रहे थे एक अगर यौगिक जो है वो टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो उसको हम वियोजन रासायनिक अभिक्रिया बोल रहे थे। ऐसी प्रकार की बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं जो है वो हमारे साथ साथ जो है वो चलती रहती हैं, लगातार चल रही होती हैं, है ना। और इसके बाद जो हम देखने वाले हैं आज, वो देखने वाले हैं ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी रासायनिक। ये भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकलती है। उदाहरण के लिए जिंक में सल्फ्यूरिक एसिड डालें, यदि हम सल्फ्यूरिक अम्ल डालें, है ना, तो जो सल्फ्यूरिक H2SO4 डालते हैं यदि हम जिंक के साथ, तो आप देखोगे कि जो गैस निकल रही होगी, हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी, ऊपर से जो है वो परख नली जो है वो गर्म हो जाएगी, परख नली हमको गर्म दिखाई देगी। तो ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें रिएक्शन के दौरान जो है वो ऊष्मा निकलती है। ऐसी सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित होती है, हम उनको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी लिखते कैसे हैं एक बार देख लो। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो बड़ा ऊ बनाते हैं, ऊष्मा क्षेपी। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, आधा आधा लिख दे रहा हूँ, रासायनिक अभिक्रिया, है ना। भैया जरूर देख। बेटा जय गुरुदेव बीच में नहीं बोला करो, जब स्टार्टिंग में आ जाओ या तो तब बोल। तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है जिंक प्लस H2SO4, जिंक प्लस H2SO4। ये चेंज होके क्या बनाता है, ये बनाता है ZnSO4, ZnSO4। साथ ही निकलती है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ये जो है रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन जो है वो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, इसमें जो है ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्मा भी साथ में निकलती है। तो यहाँ पर हम प्लस में लिखेंगे ऊष्मा, है ना। तो ऐसी सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। हम बुक पर आ जाते हैं थोड़ा सा। बुक पर हम देखेंगे तो आप पाओगे कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का जो उदाहरण दिया हुआ है वो यहाँ पर ऐसा कुछ दिया हुआ है। जैसे अपन जो मीथेन को जलाते हैं, एक उदाहरण ये वाला याद रखिएगा। मीथेन गैस का दहन जो है वो भी एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, फिर से एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। आप ये वाला उदाहरण बाद में लिखो तो ज्यादा अच्छा है। इसमें आप सबसे पहले उदाहरण जो याद रखेंगे ऊष्माक्षेपी के उदाहरण में, वो आप याद रखेंगे मीथेन का दहन। ये बहुत ज्यादा कॉमन सी रिएक्शन है और पूछी जाती है। तो मीथेन का दहन मतलब मीथेन को जलाना, मीथेन को जलाना मतलब मीथेन की किसके साथ क्रिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो याद रखेंगे इस बात को, जब भी हम किसी चीज को जलाएंगे तो हम किसके साथ रिएक्शन कर रहे होंगे, उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे होंगे। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि मीथेन को जला रहे हैं, तो मीथेन का फॉर्मूला CH4। ये मीथेन गैस वही है जो कि प्राकृतिक गैस है और गोबर गैस में पाई जाती है। गोबर गैस में मीथेन गैस ही होती है और ये ज्वलनशील होती है, जल सकती है, जिसके कारण से हम गोबर गैस का यूज जो है गाँव में कर रहे होते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में गैस उत्पन्न करने में आसानी से किया जा सकता है। गोबर से बनाई जा सकती है ये वाली गैस, और जलती है, अच्छी जलती है ना। और खाना पकाया जा सकता है इससे। तो ये बहुत अच्छी गैस है, प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है। तो CH4 को जला रहा है, मतलब CH4 की क्रिया किससे, ऑक्सीजन गैस से। तो CH4
प्लस O2 चेंजेस टू क्या क्या बनेगा, बनेगा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी और ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मूला CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लस क्या बनेगा, मैंने बोला पानी बनेगा H2O, पानी का फॉर्मूला H2O, साथ में क्या बनेगी, साथ में निकलेगी ऊष्मा, हम प्लस में लिखेंगे ऊष्मा। तो ये भी एक ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, याद रखेंगे आज आप जो पढ़ रहे हैं। ऊष्मा यहाँ से निकल रही है तो ऊष्मा क्षेपी लिखने की जरूरत नहीं। ये पूरी रिएक्शन कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि इसमें क्या निकल रही है, इसमें ऊष्मा निकल रही है, इसके कारण से ये ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो इसमें फॉर्मूला किस किस का याद रखना पड़ेगा, CH4 का बस। बाकी तो ऑक्सीजन गैस का तो मालूम है O2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मालूम है CO2 होता है, पानी का मालूम है H2O होता है ना। तो जब हम मीथेन गैस को जलाते हैं, मीथेन गैस को जलाते हैं मतलब उसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और पानी बनता है। रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। सबसे ज्यादा हमको हाइड्रोजन के दिख रहे हैं यहाँ पर एटम्स, दिख रहा है कि नहीं, हाइड्रोजन के एटम्स 4 दिख रहे हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, केवल और केवल 2 है, तो इसको 4 बनाना पड़ेगा। क्या करूँ, आगे 2 लगा देता हूँ, हाइड्रोजन 4 हो गए। अब यहाँ पर ऑक्सीजन भी बढ़ गए, ऑक्सीजन कितने हो गए, इसके 2 और 2 ये, 2 और 2 4 हो गए। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन, 2 ही है, इसको 4 करना पड़ेगा, तो आगे क्या लगा दूंगा, 2 लगाना पड़ेगा। कार्बन देख लो, कार्बन कितना है, 1 ही है, यहाँ पर भी कार्बन कितना है, 1 ही है। अब हम बोल सकते हैं कि रिएक्शन अब क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो आपको याद रखना है, मीथेन गैस को जलाने पर यानी कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनाती है। तो इसको आपको याद रखना है, एक रिएक्शन ये हो गई। इसके बाद हम इसमें आपकी बुक में लिखा हुआ है बहुत अच्छे से, यहाँ पर हमारी जो श्वसन की क्रिया होती है, मतलब हम जो सांस लेते हैं, सांस लेते हैं ना जब हम, तो वो श्वसन की क्रिया भी ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। उसमें भी जो है वो ऊष्मा निर्माण होती है, ऊष्मा बदलती है, ऊष्मा के रूप में बदलती है ऊर्जा, जिसको हम 6 चैप्टर में और अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल रिएक्शन लिखी हुई है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके और साथ ही पानी के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी और ऊर्जा बनाता है ना। ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन और पानी के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी और ऊर्जा बनाता है। तो एक बार इसको लिख के देख लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी रिएक्शन है लेकिन बनना चाहिए मेरे ख्याल से आपको। थोड़ी देखो, सबसे बड़ी रिएक्शन मेरे ख्याल से यही होगी इस चैप्टर में, इससे बड़ी कोई रिएक्शन नहीं होगी शायद, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला मैंने 9th क्लास में जहां तक है पढ़ाया है, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको लिखवाया था, वो होता है C6H12O6। शायद आपको याद होगा इस ग्लूकोज के फॉर्मूले का। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला था। ग्लूकोज मतलब वही चीज अपन पी रहे हैं ना, वो ग्लूकोज, और साथ ही साथ हमारी बॉडी में भी ग्लूकोज बनता है। आपको याद होगा, आप जब हॉस्पिटल में रहते हैं तो बॉटल चढ़ाई जाती है तो बोले ग्लूकोज लगी हुई, ग्लूकोज की बॉटल चढ़ाई गई है, तो वो ग्लूकोज ही होता है, हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है, एनर्जी बना रहा होता है। कैसे बना रहा होता है, वही रिएक्शन हम देख रहे हैं। तो ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज हमने जो श्वास ली, श्वास में हम कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, है ना, ऑक्सीजन गैस लेते हैं। तो O2 जो है वो ग्लूकोज के साथ मिक्स होता है, साथ ही और क्या रहता है, साथ ही रहता है पानी। जो हम पानी पीते हैं ना, वो पानी जो है वो हमको श्वसन के दौरान जो है वो काम आता है। और ये ग्लूकोज पानी और ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो है वो 3 चीजें बनाता है। पहला तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 जिसको बोलते हैं हम, साथ ही बनाता है पानी, फिर से H2O, H2O ही मिल रहा है और H2O ही बना रहा है ना, और साथ में निकलेगी ऊर्जा। इसके बारे में अपन और 6 चैप्टर में पढ़ेंगे और अच्छे से कैसे हो रहा है ये। साथ में निकलेगी ऊर्जा, या फिर आप ऊष्मा भी लिख सकते हो, यहाँ पर बिल्कुल लिख सकते हो। अब यहाँ पर इसको बैलेंस करना बड़ी चुनौती है ना, ये जो है वो बहुत बड़ी चुनौती का काम है सच में। देखो कैसे करते हैं बैलेंस। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं हमको, 12 दिख रहे हैं। तो हाइड्रोजन हमको 12 करना है। इस साइड देखो, इस साइड हाइड्रोजन 2 ही है, 12 करने के लिए क्या करूंगा, आगे 6 लगा दूंगा। जैसे ही मैंने 6 लगाया, हाइड्रोजन तो 12 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन कितने हो गए, अब ये हो गए 6 और 2 8, लेकिन इससे भी बड़ी, हाँ चलो ठीक है, ऑक्सीजन हो गए 8। अब ऑक्सीजन को 8 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस साइड जो है वो आगे बढ़ाना पड़ेगा, 8 करना है। अभी इधर कितने हैं, 6 और 2 8 और एक 9, ऑलरेडी 9 मौजूद है इधर, इधर ऑलरेडी ज्यादा है, तो मुझे इधर बढ़ाना पड़ेंगे। इधर बढ़ाने के लिए क्या करूं मैं,
मैं ऑक्सीजन को छोड़कर कार्बन पे अगर फोकस कर लूं तो कार्बन देखूंगा मैं, यहाँ पर कार्बन कितने चाहिए मुझे, 6 चाहिए। 6 चाहिए ना कार्बन, बिल्कुल 6 चाहिए। तो यहाँ पर मुझे कार्बन कितने करना पड़ेंगे, 6 करना पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं जैसे 6 करता हूँ तो कार्बन तो 6 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन भी कितने हो गए अब, 6 दूनी 12, 12 और 6 18, इस साइड ऑक्सीजन हो गए 18। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को भैया यहाँ, हाँ भैया जी हाइड्रोजन 12 और 13 14 है। हाइड्रोजन 14 है, हाँ सही तो बोल रही है, बिल्कुल सही बोल रही है। हाइड्रोजन यहाँ पर 14 है, तो हाइड्रोजन 14 करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 7 लगाऊंगा। अभी बढ़ेंगे, टेंशन ना लो। फिर उसके बाद क्या करा मैंने, ऑक्सीजन कार्बन को 6 करने के लिए यहाँ पर 6 कार्बन लगा दी। अब देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 दूनी 12, 12 और 7 19 हो गए, है ना। हमको जो है वो बढ़ाना पड़ेंगे, अब बढ़ाना पड़ेंगे, 19 करना पड़ेंगे। तो मैं कार्बन के इधर तो 6 नहीं बढ़ाऊंगा, इधर बढ़ाता हूँ 6। यदि मैं यहाँ पर बढ़ाता हूँ 6 तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 6 दूनी 12, 12 और 6 18 और एक 19, ऑक्सीजन 19 हो गए, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखो कौन सी चीज बराबर नहीं है, ऑक्सीजन। अब जो है यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 14 हो गए, ऑक्सीजन 6 दूनी 12 और 7 19 हो गए। यहाँ पर कितने, 6 दूनी 12 और 6 18 और एक 19 हो गए। रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है जहां तक है ना, सब बराबर है। कार्बन 6 हो गए, कार्बन 6 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हो गए, 12 और 2 14 हो गए। यहाँ पर 7 दूनी 14, ये भी 14 हो गए, ठीक। उसके बाद बचा क्या, ऑक्सीजन। तो 6 ये, 6 दूनी 12 और 6 18 और एक 19, 19 हो गए। यहाँ पर देखो 6 दूनी 12 और 7 19, ये रिएक्शन यहाँ पर अभी जो है वो बैलेंस दिख रही है ना। लेकिन हमारी बुक में देखो बैलेंसिंग कैसे होगी, बैलेंसिंग जो है वो थोड़ी सी हटके होगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के 6 एटम्स लिए हुए हैं, हाइड्रोजन मतलब पानी के भी 6 दिए हुए हैं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के भी 6 दिए हुए हैं, पानी के जो है वो 12 मॉलिक्यूल यहाँ पर जो है 12 बैलेंसिंग के लिए लगाया हुआ है। तो क्या मैंने जो बैलेंसिंग करी है वो बैलेंसिंग गलत है, नहीं, ये जो है ये बैलेंसिंग भी बिल्कुल सही है। लेकिन श्वसन जैसी रासायनिक अभिक्रिया में, जो कि स्टैंडर्ड रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें जो है वो हमको बुक के ही यूज करना पड़ेंगे। ये सिंबल जो हम बैलेंसिंग कर रहे हैं बुक के यूज करना पड़ेंगे, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब वो ऐसा हो रहा है, मतलब हो रहा है ना। इसलिए जो है वो हमको इसको अपनी भाषा में बैलेंस ना करते हुए, एक मैंने बताया आपको ये टफ रिएक्शन है, हमको इसमें रटना पड़ता है। हम इसको कैसे रखते हैं, जितने भी यौगिक होते हैं ना, जितने भी यौगिक बन रहे होते हैं, हम इसको ऐसे रखते हैं, इसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ, इस यौगिक के आगे कुछ नहीं लगाना है हमको, तो खाली रखना है, तो इसको बोलते हैं खाली, है ना। क्या बोलेंगे, खाली, यहाँ पर कुछ नहीं है ना इसलिए खाली। फिर उसके बाद ऑक्सीजन के आगे 6, फिर उसके बाद पानी के आगे 6, 6 6 6 12, 6 6 6 12, ऐसे याद रखना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली मुझे, मैं कुछ इसमें मदद नहीं कर पाऊंगा। हाँ आपको ये रटने पड़ेगा, 6 6 6 12, मतलब पहले खाली छोड़ना है आपको, ये वाला स्पेस खाली, 6 6 6 12 ऐसा करना पड़ेगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनाना पड़ेगा। अभी भी रिएक्शन बैलेंस ही होगी, देख सकते हो आप। कार्बन जो है अभी भी 6 है, ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 दूनी 12 और 12 24 हो गए। यहाँ पर जो है 6 दूनी 12 और 6 18 और 6 24 यहाँ पर हो गए। हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन कितने चाहिए थे अपन को, 6 दूनी 12 और 12 24, 12 दूनी 24, ये अभी भी रिएक्शन बैलेंस है। बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है ना। और अनफॉर्चुनेटली हमको इसको रटना पड़ेगा, यानी रिएक्शन। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको ये रिएक्शन रटने में दिक्कत होती है तो आप जो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है मीथेन का दहन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली रिएक्शन याद कर सकते हो आप। इसके साथ साथ अगर ये ऊष्मक्षेपी वाली रिएक्शन में कंफ्यूजन होता है तो आप बिल्कुल छोड़ दो इसको, बिल्कुल मत याद रखो। इसको जो है वो आप हटा सकते हो बिल्कुल। इसकी जगह जो है वो आप जिंक वाली रिएक्शन लिख सकते हो, जिंक प्लस ZnSO, जिंक प्लस H2SO4 वाली रिएक्शन। उसमें वो भी ऊष्मा निकलती है, वो भी एक ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। जिंक प्लस H2SO, आज माउस ने फिर दिक्कत करना शुरू कर दी, H2SO4। प्लीज यार चल जा। जिंक और H2SO4 की क्रिया करते हैं हम,
तो हमारे साथ जो बनता है वो हमको यहाँ पर बनता है ZnSO4, ZnSO4 बनता है। साथ ही कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और इसमें आप बिल्कुल यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर साथ में ऊष्मा भी निकलती है, परख नली गर्म हो जाती है, बिल्कुल ऊष्मा निकलती है ना। तो आपको जो है इस बात को याद रखना है कि ये भी एक कौन सी रिएक्शन है? ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। साथ साथ जो है ये जो है वो विस्थापन अभिक्रिया भी, जिसके बारे में भी चर्चा करेंगे अपन। तो ये ऊष्मा क्षेपी का उदाहरण हो गया। उसके बाद अगर बात करें क्या इसका उल्टा भी पॉसिबल है? क्या कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में, जैसे अभी ऊष्मा क्षेपी में क्या हो रहा है, ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, तो क्या कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित भी होती है? क्या कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा शोषित कर ली जा सकती है, सोख ली जा सकती है? तो जी बिल्कुल, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं भी मौजूद हैं जिनमें जो है वो ऊष्मा जो है वो अवशोषित कर ली जाती है, ऊष्मा को सोख लिया जाता है। तो ऐसी सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है, उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, वैसी सभी रासायनिक अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कौन सी? ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करते हैं? पौधे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। तो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर रहे हैं ना, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया है। उसमें क्या किया जा रहा है? ऊष्मा को अवशोषित कर लिया जा रहा है। सेम केस अगर हम फिजिकली बात करें तो आप देखोगे बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघलता है ना, तो बर्फ क्या करता है? ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, जिसके कारण से वो क्या कर लेता है? पिघलना चालू कर देता है। तो बर्फ का पिघलना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। आप बोलोगे भैया इसको अब समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे बर्फ का पिघलने को, क्योंकि वो तो पानी है, उसका स्ट्रक्चर तो पानी है। आप चाहो तो इसको जो है वो शब्दों के रूप में लिख सकते हो। यहाँ पर लिख सकते हो बर्फ प्लस ऊष्मा। अभी ऊष्मा, ऊष्मा क्षेपी में ऊष्मा उत्पाद की तरफ निकल रही थी, है ना, ऊष्मा उधर निकल रही थी। यहाँ पर क्या कर लिया जा रहा है? अब जो है वो अभिकारक में जुड़ गई ऊष्मा, ऊष्मा को अवशोषित किया और ये काय में बन जाएगा कन्वर्ट, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। बर्फ काय में कन्वर्ट हो जाएगा? पानी में कन्वर्ट। हालांकि ये रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा को शोषण जरूर दिखा रही है, लेकिन पानी का कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ है, इसलिए हम इस अभिक्रिया को लिखने का काम नहीं करते हैं। इसकी जगह एक स्टैंडर्ड अभिक्रिया लिखी जाती है जो आपको बुक में दिखाता हूँ मैं। AgBr की रिएक्शन है, वो थोड़ी सी टफ रिएक्शन है, लेकिन ठीक है, ज्यादा ऐसी नहीं है कि आपको याद नहीं होगी, आसानी से हो जाएगी, है ना। अच्छा, ऊष्मा शोषी का एक और उदाहरण है चूना पत्थर को गर्म करना। सॉरी, जो अपन ने वो वाला पढ़ा था ना, चूने के जैसे बिना बुझा हुए चूने में पानी डालेंगे यदि, तो ऊष्मा निकलती है कि नहीं? वो भी एक ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। जो भी अपने आसपास ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकल रही है, उसमें क्या बोलेंगे हम? ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। बिल्कुल ऐसा होता है, आपने जब गौर किया होगा, बिना बुझे हुए चूने में पानी डालते हैं तो वो गर्म हो जाता है बर्तन, बिल्कुल वो ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। ऊष्मा शोषी कौन कौन सी है? एक रिएक्शन में आपको करके दिखाऊंगा। एक केमिकल अपन पोटेशियम नाइट्रेट को पानी में घोलेंगे तो आप देखोगे बर्फ, वो पानी जो है वो ठंडा हो जाता है ना। तो उसके बारे में हम जो है वो क्लास में ही प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जाहिर सी बात है मैं अभी आपको ठंडा गर्म कैसे बता सकता हूँ, लेकिन रिएक्शन याद करने के लिए यहाँ पर दो रिएक्शन है। एक है सिल्वर क्लोराइड AgCl जिसको बोलते हैं, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कन्वर्ट कर देता है और बनाता है चांदी और क्लोरीन गैस बनाता है ना। तो हम सिल्वर क्लोराइड को अगर गर्म करते हैं, सिल्वर क्लोराइड को गर्म कर मतलब सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। इस रिएक्शन को देखना बनता है ना। अपन देखते हैं सिल्वर क्लोराइड को अपन अगर खुले में रख देते हैं तो क्या होता है। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। सिल्वर क्लोराइड, Greetings, fellow nerds. Today we're going to use the silver nitrate made in a previous video to do a simple photography experiment. First, you'll need 1 gram of silver nitrate and half a gram of table salt. Add enough water to both to completely dissolve them. Once they are both dissolved, add the salt solution to the silver nitrate solution. It will instantly form a dense precipitate of silver chloride.
ये सिल्वर Give it a क्लोराइड good shake to thoroughly. सिल्वर क्लोराइड First, कैसे बनाया you'll need उन्होंने? 1 gram टेबल सॉल्ट लिया और सिल्वर नाइट्रेट लिया, सिल्वर नाइट्रेट और टेबल सॉल्ट मतलब NaCl, of silver nitrate and half a सिल्वर gram of table नाइट्रेट और salt. टेबल सॉल्ट का एक Add लिक्विड enough तैयार किया, water to उसमें both पानी to मिला दिया और completely घोल लिया उसको, तो पानी ऐसे dissolve them. लिक्विड बन गया। दिख रहा है ना, ये भी पानी है, ये भी पानी है। जब इसको Once they are both dissolved, add the salt solution to the silver nitrate solution. वैसे It सिल्वर will क्लोराइड instantly बन form a जाता है। dense precipitate of silver chloride. अजीब है। Give it a good shake to thoroughly mix the chemicals. इसको थोड़ा सा मिक्स कर Then let देंगे। stand for 5 minutes to ये settle सिल्वर down to the क्लोराइड bottom. है। Then pour off the excess liquid. Now you have a solid powder of silver chloride. अगर हम उसका पानी निकाल देंगे तो नीचे हमें सिल्वर क्लोराइड का पाउडर मिल जाएगा। Get a piece of filter paper or paper towel and dump out the silver chloride onto it. एक पेपर टॉवल लेना है और उस पे गीला होगा, जाहिर सी बात है सिल्वर क्लोराइड, तो पेपर टॉवल पे उसको डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो सूखने लगेगा। Then पानी उसका carefully सूख लेगा spread पेपर out टॉवल। and pack it down into a thin but ये जो solid दिख रहा है layer. आपको सोखता हुआ, पानी सोख रहा है, पेपर है वो, फिल्टर पेपर है, उसने क्या करा, पानी सोख लिया इसका पूरा। Dry off the powder as much as you can with paper towel, but don't दूसरे break पेपर off से the उसको silver सोख लिया chloride ताकि layer. वो पानी पूरा के पूरा सूख Now let जाए। the silver chloride dry in a dark place. When it's dry, take it out and उसको अंधेरे कमरे में सुखाना है, सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ना चाहिए। then place on और top जब of सूख जाए, it a template of something you want imprinted onto the silver chloride. Then place a sheet of glass over the template to hold it flat and steady. उसके ऊपर एक ग्लास का वो रख दिया। ये नर्ड रेज जो लिखा हुआ है, इन्होंने अपने चैनल का नाम लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। When you're ready, shine a very strong light onto the silver chloride. उसके बाद क्या करा, एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट उसके ऊपर मार दी। सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ था, एक सबसे पहले उन्होंने एक शीट रखी जिस पर जो है वो नर्ड रेज लिखा हुआ है, और उसके ऊपर एक ग्लास रख दिया कांच का जिससे वो दब गया है। नीचे सिल्वर क्लोराइड है, उसके ऊपर शीट रखी हुई है जिसपे नर्ड रेज रखा हुआ है, उसके ऊपर कांच रखा हुआ है। अब इन्होंने क्या करा, उस पर जो है वो बहुत ज्यादा तेज लाइट मारी, हेलोजन लाइट मार सकते हैं या कोई सी भी लाइट मार सकते हैं। Over the course of 10 minutes, the silver chloride 10 मिनट में ही केवल सिल्वर क्लोराइड का रंग जो है वो चेंज होने लगेगा, आपको दिखाई दे रहा है। will decompose under the light to form a negative image of what was placed over it. देखो, Modern काला होता जा रहा photography is है। much better and faster, but this experiment shows you the basic idea. After 10 minutes, remove the glass and the template, केवल 10 मिनट and में now जो you है have a वो negative photograph of the template. आप देखोगे कलर कितना चेंज होगा। ये दिखा रहे हैं, जितने एरिया में नर्ड एज लिखा हुआ था ना, उस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ पाया, तो वहां पर जो है वो सिल्वर क्लोराइड जो है वो बिल्कुल व्हाइट ही बना हुआ, और जिस जिस जगह पर उस पर लाइट पड़ी थी उस जगह का सिल्वर क्लोराइड कैसा हो गया, काला हो गया। Photograph of the template. है ना, तो क्या इसका मतलब Pretty cool, क्या है? है, इसका मतलब ये है Thanks. कि सिल्वर क्लोराइड जो है वो चेंज हो जाता है, सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है उस पर तो वो चेंज हो जाता है ना, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो वही आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, सिल्वर क्लोराइड जब हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तो वो सिल्वर और क्लोरीन गैस में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, हमें सिल्वर प्राप्त हो जाती है, और साथ में क्या मिलता है, क्लोरीन गैस मिलती है। तो ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर ले रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई, ये एक प्रकार की ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया है। क्या मैं इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया का नाम बोल सकता हूँ? क्या मैं इसको वियोजन अभिक्रिया नहीं बोल सकता हूँ? वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो क्या मैं इसको वियोजन अभिक्रिया नहीं बोल सकता हूँ? ये बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं। एक अभिक्रिया दो प्रकार की हो सकती है। ये जो AgCl अभिक्रिया है, ये वाली जो रिएक्शन है जो 1.22 दी हुई है, ये वियोजन अभिक्रिया के साथ साथ ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया भी है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है ना। तो ये जो है वो दोनों अभिक्रिया का उदाहरण है, वियोजन अभिक्रिया का भी, साथ साथ ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया का। सेम केस सिल्वर क्लोराइड की जगह सिल्वर ब्रोमाइड के साथ अगर हम उसको गर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तो भी वो सिल्वर और ब्रोमीन गैस में टूट जाता है। तो ये सिंपल सी रिएक्शन बता रहा है आपको, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, आपको पता होना चाहिए ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। तो सिंपल से उदाहरण कौन कौन से हैं? पहला जो है वो हम लिख सकते हैं एजी सिल्वर क्लोराइड AgCl2। इसको हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं, सूर्य का प्रकाश लग रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सनलाइट, हिंदी में आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो सनलाइट, या फिर हिंदी में लिखोगे सूर्य का प्रकाश। सनलाइट की एक्सपोजर में रखेंगे हम तो ये कन्वर्ट हो जाएगा और बनाएगा चांदी, Ag बनाएगा,
साथ ही जो है वो बनाएगा क्लोरीन गैस Cl2। क्लोरीन गैस का फॉर्मूला होता है Cl2, ये चेंज नहीं कर सकते हम, केवल Cl नहीं लिख सकते हैं, Cl2 ही होता है क्लोरीन गैस। नाइट्रोजन गैस का N2 ही होता है, ऑक्सीजन गैस का O2 ही होता है ना। तो क्लोरीन गैस का फॉर्मूला ये होगा। अब रिएक्शन बैलेंस करते हैं, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, करने की जरूरत नहीं है ना। तो ये जो है वो सिल्वर क्लोराइड का होगा। अच्छा, सिल्वर ब्रोमाइड का अगर लगाएं तो, सिल्वर ब्रोमाइड का अगर लगाने के लिए बोलूं मैं आपसे, मैंने यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला गलत लिख दिया है। वही तो मैंने बोला, रिएक्शन बैलेंस नहीं आती है इसकी। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AgCl। देखो मुझसे भी गलती हो रही है तो आपसे भी हो ही सकती है। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AgCl। अब यहाँ पर मुझे देखो, अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पर Cl2 लगा हुआ है, तो इसको भी Cl के आगे 2 लगाना पड़ेगा। आगे मैंने 2 लगा दिया तो Ag भी 2 हो गया, Ag के आगे भी 2 लगाना पड़ेगा। ऐसे ही AgBr का सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है AgBr, है ना, AgBr। इसको भी हम अगर सनलाइट के एक्सपोजर में रखते हैं, सनलाइट रखते हैं इसके एक्सपोजर में, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में ब्रोमीन गैस निकलेगी। ब्रोमीन गैस का फॉर्मूला भी Br2 होता है, Br2। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए Br के आगे 2 लगाना पड़ेगा, आगे 2 लगा दिए तो Ag के आगे भी 2 लग गया, इसलिए मुझे Ag के आगे भी 2 लगाना पड़ेगा। अब रिएक्शन कैसी हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला AgCl, सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला AgBr। इन दोनों को हम गर्म सनलाइट में रखेंगे तो ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेंगे और Ag और Cl2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, या Ag या Br में कन्वर्ट हो जाएंगे। इन दोनों रासायनिक अभिक्रिया जो है, ये उदाहरण जो है वो है ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माशोषी, ठीक है, ये ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। तो आई होप आपको ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में समझ में आ गया। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, जबकि कंफ्यूजन की बात नहीं है। ज्यादातर कंफ्यूजन जो होती है इसके इंग्लिश नाम में होती है, एक्सोथर्मिक और एक्सो ऐसी कुछ की, एक्सोथर्मिक और एक्सो कुछ इंग्लिश का नाम होता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लेकिन अपना जो है वो सिंपल सा है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, ये दो रिएक्शन होती है, नाम इनके एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं इंग्लिश नाम में, लेकिन हिंदी में क्लियर है नाम। हिंदी में जो नाम है वो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी है। तो ऊष्माक्षेपी मतलब क्या, ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा का उत्सर्जित होना, ऊष्माशोषी मतलब क्या, ऊष्मा का अवशोषित होना। तो ऊष्माक्षेपी में क्या होगा, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, और ऊष्माशोषी में क्या होगा, ऊष्मा अवशोषित होती है ना। तो दोनों ही उदाहरण आपके, दोनों के उदाहरण आपको मिल गए हैं। इसकी एक बार प्रैक्टिस करिएगा। तो अब जो है वो धीरे धीरे मामला कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। अभी तक आप 4 रिएक्शन पढ़ चुके हो, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ये 4 रिएक्शन पढ़ चुके हो, चारों के उदाहरण आपको याद होना चाहिए। तो एक बार डेली के डेली जो है वो आप इसको लिख के देख लिया करो। कुछ नहीं करना है, माइंड में बोलते आना है डेफिनेशन, और रिएक्शन लिख के देख लेना है, जिसके कारण से आपको कभी बाद में फ्यूचर में परेशानी नहीं होगी, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे मालूम है थोड़ा सा जल्दी हो गया है, लेकिन काफी है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।